हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में। अगर वैक्सीन बनाना है जो कि अंडर प्रोसेस है तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है। नोवल कोरोना वायरस का वैक्सीन कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन से इसके तरीके हैं जिससे हम कोरोना वायरस का वैक्सीन बना सकते हैं। तो वैक्सीनेशन और कोरोना वायरस के बारे में जानने से पहले हम एक ओवरव्यू आपको देते हैं। जब कोई इन्फेक्टिव एजेंट लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है तो उन लोगों को रिकवरी कैसे हो रहा है, ऐसा क्या उनके बॉडी में हो रहा है जो कि 10-12 दिन के बाद वो रिकवर कर जा रहे हैं। इस चीज़ को हम जानने के लिए पहले ये समझेंगे कि हमारे बॉडी में ये कैसे काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं इसको हम। देखिए, इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा बॉडी का एक सेल है। ये पूरे सर्कल को हम एक सेल मानेंगे और हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं। उसी तरह इम्यूनिटी सिस्टम भी होता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी में सेल में कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम का हमारे बॉडी में काम करने का तरीका यह होता है कि जब भी कोई फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी में इंटर करता है या वायरस कोई भी इंटर करता है तो ये अपना इम्यून सिस्टम जो है अपना सेल्स को प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि पहले उसे रिकॉग्नाइज करती है और उसे खा जाती है या मार देती है, नष्ट कर देती है। तो वायरस या बैक्टीरिया है बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, फैट लिपिड से मिलकर बने होते हैं। तो वो सबसे पहले उसे नष्ट करने का कोशिश करती है। उसके बाद जो कुछ सेल होते हैं जिसको वो पहचान लेते हैं, वायरस को या बैक्टीरिया को, और भी सेल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम में, उसको पहचानने के बाद हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करती है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है, जिसको हम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। जो फर्स्ट में सेल आते हैं उसे हम इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं, और जब बाद में पहचानने के बाद जो सेल उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है उसे हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम को पता होता है कि ये कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है। जनरली एक एंटीबॉडीज़ जो है एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मारता है, वो एक बार में एक ही बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट करता है। इस स्लाइड से आप इनेट इम्यूनिटी सिस्टम और अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम के सेल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पहला जो सेल अटैक करता है फॉरेन पार्टिकल्स पे या वायरस पे, उसे हम इनेट इम्यूनिटी सेल्स कहते हैं, जिसमें कि ये मैक्रोफाज, टी सेल्स, नेचुरल किलर्स, बेसोफिल्स, एजोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइट सेल एंड नेचुरल किलर सेल आते हैं। और जब बाद में उस बैक्टीरिया या वायरस को जो सेल रिकॉग्नाइज करती है उसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी सेल्स कहते हैं, जिसके अंडर ये सारे सेल्स आते हैं। तो इस स्लाइड से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से सेल कब कब अटैक करते हैं। जनरली कोरोना वायरस बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। इसका ग्रोथ रेट जो है एंटीबॉडीज़ के कंपेयर में बहुत ही फास्ट होता है। पहले 2-3 दिनों में सिम्टम उतना पता नहीं चल पाता, बाद में बहुत ही जल्दी पता चलता है कि ये कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। और हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम, जो एंटीबॉडीज़ का काम नहीं कर पाते और इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ काम नहीं कर पाते उस समय में, क्योंकि जो वायरस का ग्रोथ रेट है बहुत फास्ट ग्रो करता है, जिसके कारण एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन बहुत कम होने लगता है और इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। फिर बाद में जब आप ट्रीटमेंट में रहते हैं तो 10 से 12 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाता है और फिर वो फाइनली क्या होता है कि वो इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है। जनरली 20 to 35 ईयर्स के लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। बच्चे और बुज़ुर्गों में ये इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उन्हें ये इन्फेक्शन या वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। इसलिए हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। चलिए हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन में होता क्या है। एक्चुअली वैक्सीनेशन में जो एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम होते हैं वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन
शुरू कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। इस स्लाइड में हम वायरस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये जो स्पाइक्स है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन जो एस टाइप है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर ये जो रेड कलर में है, इसे हम इन्वेलप कहते हैं, जो कि प्रोटीन और फैट से बना होता है। ये ब्लू कलर का जो है, इसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर हेमाग्लूटिनिन एस्टरेज डाइमर भी कहते हैं। और जो इंटरनली है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जो कि प्रोटीन से बना है, जिसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। इस वायरस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्पाइक्स का। स्पाइक्स जो होता है उसका काम क्या होता है कि वो जैसे ही नेज़ल कैविटी से हमारे थ्रोट के पास पहुंचता है, तो वहाँ के जो सेल होते हैं उसको वो अपने स्पाइक से ऐड कर लेता है, वहाँ के सेल को बाइंड करने में वो मदद करता है। यही स्पाइक्स का जो होता है, स्पाइक्स के प्रोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जनरली वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि वायरस का कोई भी एक पार्ट को लेकर उसे इनएक्टिव फॉर्म में हम इंजेक्ट कराते हैं। इसका ये पार्ट या तो स्पाइक्स हो सकता है, या फिर एनवेलप हो सकता है, या तो फिर उसका कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो सकता है, या फिर होल वायरस को भी हम इनएक्टिव फॉर्म में लेकर के इंजेक्ट कराते हैं, जिससे कि वो डिजीज़ कॉज ना बढ़े। इनएक्टिव फॉर्म में हम इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका डिजीज़ कॉज मतलब उसका बढ़े नहीं, बल्कि इम्यून सिस्टम डेवलप करे, इसलिए उसे हम इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं। जो जैसे ही फॉरेन पार्टिकल शरीर में एंट्री करेगा तो वो उसे पहचान लेती है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं। फिर वह इम्यूनिटी डेवलप करता है और वो एंटीबॉडीज़ को तैयार करना शुरू कर देता है। इंजेक्ट कराने के बाद जब वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, जिस भी एनिमल्स में, पहले तो एनिमल्स में ही ट्राई किया जाता है इसका, तो जिस भी एनिमल्स में ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा, तो ये प्रोडक्शन कहाँ होगा? ब्लड प्लाज्मा में। तो उस ब्लड प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करना होता है हमें। तो उस एंटीबॉडीज़ को हम ब्लड प्लाज्मा के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, और या तो फिर उसे हम ड्राई फॉर्म में रखते हैं, या तो फिर कभी किसी किसी केस में हमें इसे लिक्विड फॉर्म में ही रखना होता है। और एज अ वैक्सीन हम इसे मार्केट में सेल करते हैं।